Good evening, everyone. Today we'll just talk about some of the important questions of JEE Mains and NEET and CET, which are comparatively difficult to solve. So जो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, देखो उसमें एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अभी इसमें कॉन्सेप्ट देखो क्या रहता है। जैसे यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया है ना, हेलो अरीन्स का, तो हेलोअरीन्स का मतलब ये होता है देयर शुड बी वन हेलोजन, और फिर दैट हेलोजन मस्ट बी अटैच टू द डायरेक्टली अ अरीन। अरीन मीन्स एरोमेटिक रिंग, दैट मीन्स अ बेंजीन रिंग। जैसे ऐसा कोई केस है, समझो मेरे पास एक समझो एक कोई हेलोजन दिया है, देयर इज वन हेलोजन एंड इफ इट इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, मतलब इस तरह से समझो तुम्हारी बेंजीन रिंग दी है और इससे अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो जैसे यहाँ देखो ये हैलोजन आपका डायरेक्टली अटैच हो रहा है किससे, बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक रिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो। और सिंस एरोमेटिक रिंग है तो इसको क्या बोलेंगे, अरीन, हेलो अरीन। बट अगर समझो अगर बेंजीन रिंग दिया है और उसके बाद एक कार्बन दिया, बेंजीन है और उसके साथ एक कार्बन है, ऐसा कुछ है, तो इसको हम बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, बेंजाइल, ठीक है। और अगर इस कार्बन से कोई हैलोजन अटैच्ड है तो समझने की कोशिश करो। देखो हैलोजन यहाँ डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन नहीं है, ये हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू अभी फिलहाल कार्बन एंड दिस इज अटैच टू द बेंजीन रिंग। तो हेलोअरीन में क्या होता है, आपका हैलोजन होना चाहिए, जैसे ये हैलोजन है एंड दैट शुड बी डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। बट यहाँ पर देखो आपका हैलोजन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है एंड दिस ग्रुप वी डिफाइन एज व्हाट, बेंजाइल ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। बाकी जेमिनल हैलाइड तो हमने देखा ही है, तो जेमिनल हैलाइड में क्या होगा, दो हैलोजन होंगे एंड बोथ शुड बी अटैच टू द सेम कार्बन, बोथ शुड बी अटैच टू द सेम कार्बन। तो ये आपका क्या हो गया, जेमिनल डायलाइड। तो दिस इज योर हेलोअरीन, ये आपका क्या हो गया, हेलोअरीन। ये आपका क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। और ये आपके क्या हो गए, जेमिनल डायलाइड्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गए। बाकी विनाइलिक ग्रुप देखो क्या होता है, विनाइल ग्रुप मीन्स इट इज सिमिलर टू योर अल्कीन, or this halogen should be attached to the carbon which is sp2 hybridized, that means the carbon should have a double bond। तो यहाँ halogen होना चाहिए and that halogen should be attached to the carbon which should which is the which is directly attached to the double bond। तो कार्बन विद डबल बॉन्ड, तो ये तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए और उससे हेलोजन अटैच होना चाहिए। बट दैट शुड नॉट बी एरोमेटिक रिंग। जैसे यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा हेलोजन दिया हुआ है और हेलोजन अटैच हो रहा है इस कार्बन से और वो भी तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, बट दिस इज योर बेंजीन रिंग, दिस इज योर बेंजीन रिंग। तो ये एरोमेटिक रिंग आ गया, इसलिए इसको विनाइलिक नहीं बोलते, एरोमेटिक है इसलिए अरीन टर्म आता है। और अगर एलिफेटिक चेन है तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। और इससे हेलोजन अटैच हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। तो दिस इज योर विनाइलिक ग्रुप अटैच टू हेलोजन, विनाइल हैलाइड। ये आपका एरोमेटिक रिंग था अटैच टू हेलोजन, तो हेलोअरीन। और ये आपका जेमिनल डायलाइड और ये आपका बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो ये एक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो फर्स्ट जो है ये तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है और उससे हेलोजन अटैच हो रहा है, तो ये आपका कौन सा ग्रुप है, विनाइलिक हैलाइड है ना। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, बी। तो फर्स्ट भी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसमें आंसर मार्क कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट का बी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी ये देखो ये जेमिनल डायहाइड है, इतना तो पता ही हमें। तो फोर्थ का ऑप्शन क्या होना चाहिए, जेमिनल, मतलब फोर्थ का सी, तो फोर्थ का सी। तो दो ऑप्शन था, तो फर्स्ट और डी तो देखो वैसे भी
पॉसिबल ही नहीं थे। तो बी और सी में अगर आपने पहला ऑप्शन भी आइडेंटिफाई कर लिया कि इट इज योर विनाइलिक हैलाइड, तो भी आप आंसर मार्क कर सकते थे। बाकी ये देखो, ये हैलोजन था और एरोमेटिक रिंग, तो ये हेलोअरीन है ना, तो ये आपका हेलोअरीन। तो थर्ड का क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। उसके बाद हम्म, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको स्ट्रक्चर्स में समझाया है, पहले स्ट्रक्चर स्प्लिट कर लो। और ये फ्री रेडिकल्स है ना, तो फ्री रेडिकल में कौन से फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं, जो प्राइमरी है या टर्शरी है, बोलो विच फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल। तो आपके ज्यादा स्टेबल कौन से फ्री रेडिकल है, टर्शरी, करेक्ट। तभी इसमें टर्शरी का ऑप्शन ढूंढो, टर्शरी। तो टर्शरी का ऑप्शन कौन सा लग रहा है बताओ। तो इसमें टर्शरी ढूंढो। देखो, ये तो का सी एच है ना, सी एच मतलब इससे दो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो क्या रहेगा, सेकेंडरी होगा, करेक्ट। और ये क्या दिख रहा है, ये भी सी एच है और इससे भी फिर दो ग्रुप है, तो ये भी सेकेंडरी हो गया। और ये देखो, ये सी एच टू है, सी एच टू है, तो इससे मतलब एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो एक ही ग्रुप है, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। और ये क्या हो गया, सी एच टू, तो ये भी क्या हो गया, प्राइमरी। ये सी दिया है, सी, तो सी दिया है, इसका मतलब ये क्या होगा, सी है, मतलब ये टर्शरी हो गया ना, तो सी मतलब ये आपका टर्शरी हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए बताओ। तो सबसे ज्यादा तो टर्शरी ढूंढेंगे। तो इसमें टर्शरी देखो कहाँ दिख रहा है, ये टर्शरी दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और टर्शरी इधर दिख रहा है। तो ऑप्शन ए या फिर डी के लिए जा सकते थे। टर्शरी से कम स्टेबल कौन है, सेकेंडरी। टर्शरी से कम स्टेबल, देखो ये ऑप्शन तो नहीं होगा ना फिर, क्योंकि टर्शरी से कम स्टेबल कौन रहेगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी, तो सेकेंडरी इसमें ए वाले ऑप्शन में कहाँ दिया, इधर दिया, तो ये नहीं होगा ना। तो फिर यहाँ ऑप्शन डी हो सकता है, टर्शरी से कम स्टेबल सेकेंडरी। अब सेकेंडरी से कम स्टेबल कौन रहता है, प्राइमरी। तो प्राइमरी ये भी है, प्राइमरी ये भी है, नहीं ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। अब इधर देखो गड़बड़ क्या होगी, वो क्या बोल रहा है कि प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, बट प्राइमरी में, अच्छा इधर गड़बड़ किया है, सी एच दिया है, मतलब ये सेकेंडरी होगा, करेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको थोड़ा देख लो। तो यहाँ पे सी एच टू है, ये सी एच टू, तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, बट ये प्राइमरी आपका एलिफेटिक है, और ये आपका प्राइमरी जो है ये एरोमेटिक है। तो कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, बोलो। तो आपके एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, बिकॉज ऑफ व्हाट, रेजोनेंस। तो अगर यहाँ रेजोनेंस है तो भाई ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी का ऑर्डर गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने, तो इस ऑप्शन के लिए हम फिलहाल नहीं जा सकते। अब इसको देखते हैं, तो टर्शरी से कम स्टेबल प्राइमरी, ये चलो ठीक है, बट इधर सेकेंडरी डाल दिया, तो जबकि टर्शरी से कम स्टेबल सेकेंडरी होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो किस ऑप्शन के लिए आप जा सकते हो, पहले टर्शरी देखते हैं। तो यहाँ टर्शरी दिया है, ये आपका सेकेंडरी है, ये भी आपका सेकेंडरी है। तो यहाँ पर सेकेंडरी के हिसाब से अगर देखेंगे,
तो यहाँ देखो सेकेंडरी दिया है प्लस ये एरोमेटिक रिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, जो टर्शरी है विथ अल्काइल ग्रुप या फिर सेकेंडरी है विथ अराइल ग्रुप? तो देखो बेंजीन रिंग में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, अल्काइल ग्रुप में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो उस हिसाब से आपका एलिफेटिक वाला टर्शरी जो है वो थोड़ा सा कम स्टेबल होगा, बट सेकेंडरी वाला एरोमेटिक जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो ये आपका सेकेंडरी है, तो दिस इज मोर स्टेबल इवन दो दिस इज टर्शरी, बट इट इज अटैच्ड विद द एलिफेटिक ग्रुप एंड दिस इज अटैच्ड विद द एरोमेटिक रिंग। तो बिकॉज ऑफ द एरोमेटिक रिंग दिस इज मोर स्टेबल देन योर इवन टर्शरी एलिफेटिक ग्रुप। ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ तुम्हारे पास एरोमेटिक रिंग दिया है और यहाँ पे एलिफेटिक ग्रुप दिया है, तो ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। तो प्राइमरी तो देखो सबसे कम स्टेबल होगा। तो प्राइमरी का ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी में प्राइमरी दिया हुआ है, सी में प्राइमरी दिया है और डी में प्राइमरी दिया है। तो देखो डी वाला ऑप्शन तो हम नहीं ले सकते थे बिकॉज यहाँ पे बेंजीन रिंग आया और बेंजीन में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इवन दो इट इज प्राइमरी बट इट इज अटैच विद द बेंजीन रिंग। तो डी का ऑप्शन नहीं ले सकते थे। तो या तो ऑप्शन बी के लिए जा सकते हैं या फिर सी के लिए। सी में देखो आपका ये प्राइमरी है बट एलिफेटिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी एलिफेटिक, तो ये सबसे कम स्टेबल है। उसके बाद प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, यहाँ देखो टर्शरी, ये भी एलिफेटिक है ये भी एलिफेटिक है, तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल है और यहाँ पे सेकेंडरी को ज्यादा स्टेबल बताया। और उसके बाद टर्शरी, तो यहाँ पे देखो टर्शरी के बाद यहाँ पे ये भी एलिफेटिक है और ये भी एलिफेटिक है, बट यहाँ टर्शरी को सेकेंडरी को ज्यादा स्टेबल बता दिया देन टर्शरी, तो वो तो नहीं हो सकता ना। आपका टर्शरी जो है ये भी एलिफेटिक है ये भी एलिफेटिक है, तो इसमें तो देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका टर्शरी जो है एलिफेटिक ज्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी एलिफेटिक, तो उस हिसाब से बी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो रहा है। तो ये प्राइमरी हो गया एलिफेटिक, ये सेकेंडरी हो गया एलिफेटिक और ये टर्शरी हो गया एलिफेटिक, तो उस हिसाब से सी आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है। थोड़ा एरोमेटिक में कंफ्यूजन हो रहा है बट प्राइमरी के हिसाब से अगर जाओगे तो सी एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और सेकेंडरी के बाद टर्शरी आ रहा है। बाकी किसी में देखो इस तरह का ऑर्डर नहीं दिया है, यहाँ सेकेंडरी एलिफेटिक पहले कर दिया है, उसके बाद प्राइमरी किया उसके बाद टर्शरी किया। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी या फिर प्राइमरी? तो आपका प्राइमरी कम स्टेबल है ना, तो ए वाला ऑप्शन वैसे भी नहीं बैठ रहा था। इधर देखो बी में प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल किसको बताया, टर्शरी, चलो ये तो ठीक है। बट यहाँ पे क्या बता दिया, टर्शरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है देन टर्शरी, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ऑर्डर देखो कुछ ऐसा चल रहा है। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपका फ्री रेडिकल है, इफ यू हैव अ फ्री रेडिकल, इफ यू हैव अ फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है। अब देखो यहाँ टर्शरी में अगर एलिफेटिक ग्रुप दिया, जैसे ये वाला ग्रुप था CH3 थ्राइस एंड C, तो ये तो कंफर्म है ना ज्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंडरी, दैट इज CH3 ट्वाइस CH, और ये ज्यादा स्टेबल है देन CH3 CH2, ये प्राइमरी है। ठीक है। तो CH2 मतलब प्राइमरी हो गया, CH मतलब सेकेंडरी हो गया और C मतलब, तो ये आपका एक मिनट, ये आपका CH है और C मतलब क्या हो गया, ये टर्शरी हो गया। तो देखो ये ऑर्डर आपका परफेक्ट था, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इसी हिसाब से भी अगर आप अरेंज करते हो तो भी स्टेबिलिटी ऑर्डर आप अरेंज कर सकते थे। बट हाँ यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया था, एरोमेटिक रिंग बीच में डाल दी थी। तो एरोमेटिसिटी में देखो क्या होता है, आपकी जो बेंजीन रिंग है इसके पास क्या रहता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो आपका ये जो फ्री रेडिकल है ये वाला, ये देखो तुम्हारे एलिफेटिक से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे हमें रेजोनेंस मिल रहा है।
एंड वी हैड स्टडीड नंबर ऑफ टाइम्स कि रेजोनेंस प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। तो इवन दो ये प्राइमरी होगा या फिर सेकेंडरी, बट ये फिर भी आपके जो एलिफेटिक टर्शरी अमाइंस है उनसे ज्यादा स्टेबल होंगे, बिकॉज यहाँ पे दो दो देखो बेंजीन रिंग आ रहा है, एंड दिस प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी टू योर मॉलिक्यूल। बट ठीक है, अभी उतना अगर डिटेल में नहीं समझा तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना कि आपका जो टर्शरी एलिफेटिक है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, एरोमेटिक अगर कंफ्यूजिंग था तो भी आप एलिफेटिक के हिसाब से आंसर मार्क कर सकते थे। क्लियर है ये क्वेश्चन? चले आगे। हम्म। इसमें ये वाले क्वेश्चन में बहुत आप कंफ्यूज हो रहे थे, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखो, इसमें आरएफ वैल्यू पूछा, आरएफ वैल्यू। तो हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा है, ये देखो। अभी ये समझो, अगर हमने एक पेपर लिया और इस पे समझो हमने स्पॉट्स किया इसे, और समझो यहाँ तीन कंपाउंड है, मान लो कंपाउंड ए इधर आ गया, कंपाउंड बी समझो इधर है, और कंपाउंड सी समझो इधर है। तो यहाँ पर आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज ये आपका मेन पॉइंट है, बेस पॉइंट जिसको बोलते हैं, और यहाँ से आपका जो यहाँ तक आपके सॉल्वेंट भरे हुए हैं, ये आपका सॉल्वेंट भरा हुआ है, बराबर। तो आपका सॉल्वेंट समझो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, और ये आपके सोल्यूट है। तो आपको मेजर क्या करना होता है, जैसे अभी ए का अगर आरएफ वैल्यू निकालना है, ए का, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। समझो बी का अगर आरएफ वैल्यू निकालना है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। और अगर सी का कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी फ्रॉम द मेन पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, करेक्ट। डिवाइड बाय क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। तो हमारी जो आरएफ वैल्यू है, सपोज ए के लिए निकालना है, ए के लिए आरएफ वैल्यू फॉर ए क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय योर सॉल्वेंट, ठीक है। समझो अगर ए ने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए का जो डिस्टेंस है समझो, ये समझो 2 है, और जो तुम्हारा सॉल्वेंट है उसने डिस्टेंस समझो 8 ट्रेवल किया है या 10 किया है, तो क्या करोगे, इधर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट ए इज 2 एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट इज व्हाट 8, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/8। वैसे अगर समझो आरएफ वैल्यू बी का निकालना है, तो बी के लिए आरएफ वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट बी अपॉन क्या लिखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी सॉल्वेंट, करेक्ट। समझो बी ने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये वाला, ये समझो अगर 4 किया है, तो क्या करेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज 4 डिवाइड बाय 8, 4/8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। क्लियर है? तो ऐसे आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पोलार कौन है। तो जैसे ए है, बी है और सी है, इनमें सबसे ज्यादा पोलार कौन है। तो यहाँ ध्यान ये रखना, जिसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, उसकी बाइंडिंग जो है वो सबसे ज्यादा होती है। इट हैज मोर बाइंडिंग, इट हैज मोर बाइंडिंग इफ पोलैरिटी इज मोर। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो यहाँ ए सबसे नीचे दिख रहा है ना, ए सबसे नीचे है, यानी इसकी बाइंडिंग सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा, इसका मतलब इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जो ज्यादा पोलार होगा उसकी बाइंडिंग ज्यादा होगी, और बाइंडिंग ज्यादा है तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, इट विल ट्रेवल लीस्ट डिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे भी वही देखना था, ये देखो आपके क्वेश्चन में देखो, तो यहाँ ए बी सी तीन सोल्यूट दिए, ए बी सी तीन सोल्यूट दिए है ना, ये तीन सोल्यूट है, ए बी और सी। थोड़ा नंबर इसमें ब्लर आ रहा है, बट ध्यान रखो ए बी सी। अब ये आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर में हम सॉल्वेंट को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं, और कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ सबसे ज्यादा बाइंडिंग किसकी है, आपकी ए की, बिकॉज ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है मतलब इसका मूवमेंट सबसे स्लो है।
इसका मूवमेंट सबसे स्लो है, मतलब इसकी बाइंडिंग सबसे ज्यादा है। सबसे कम बाइंडिंग किसकी है, सी की, इसीलिए सी की मूवमेंट जो है वो फास्ट है। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और बोल रहा है कि मोस्ट पोलर कंपाउंड का जो आरएफ वैल्यू वो निकालना है। तो मोस्ट पोलर कंपाउंड कौन है इसमें बताओ, ए बी या सी। ए। क्यों ए, बिकॉज उसकी बाइंडिंग सबसे ज्यादा दिख रही है, इसीलिए वो सबसे ऊपर है। तो ए सबसे ज्यादा पोलर है। तो अगर यहाँ वैल्यूज दिख नहीं रहे, बट वैल्यूज के हिसाब से जाए, तो अगर ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2, और आपका सॉल्वेंट समझो यहाँ तक आया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, यहाँ नंबर्स नहीं दिख रहे, नंबर्स एक्चुअली देना चाहिए था। तो यहाँ नंबर्स क्लियर अगर हो जाएंगे तो आप आरएफ वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो खाली यहाँ कॉन्सेप्ट ये समझना था कि मोस्ट पोलर कंपाउंड कौन सा है। तो यहाँ मोस्ट पोलर कंपाउंड कौन सा है, ए है। जैसे यहाँ हमने पेपर में देखो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ करोगे बताओ, नीचे से ऊपर की तरफ, करेक्ट। बट यही जब कॉलम क्रोमेटोग्राफी करवाते हो, कॉलम मतलब जब आप सॉल्वेंट जो है कॉलम में से पास करते हो, जैसे ये हमारा कॉलम है, तो जब यहाँ सॉल्वेंट पास करते हो तो सॉल्वेंट का मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और पेपर के केस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। तो यहाँ सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, ए ने। और यहाँ के हिसाब से जाओगे कॉलम के हिसाब से, तो यहाँ जो सबसे ऊपर है वो ए है, इसका मतलब उसका डिस्टेंस सबसे कम है। उसके नीचे बी दिया है, उसके नीचे सी दिया है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, तो ए का डिस्टेंस सबसे कम ट्रेवल हुआ है। जैसे यहाँ ए का डिस्टेंस सबसे कम ट्रेवल हुआ है ना पेपर वाले में, इधर। तो ए का डिस्टेंस सबसे कम ट्रेवल हुआ, तो इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा, वही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट था। ए ने यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम ट्रेवल किया, तो उसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए। तो यही तुम्हारा पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन था, ये आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना था। चलें आगे। इस क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पूछा था फॉर अ हाइड्रोकार्बन विथ C4H6। तो देखो C4H6 के लिए जब जाओगे, तो C4H6 मतलब टोटल कार्बन कितने, 4 है ना। टोटल कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने, 6। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन अगर देखा जाए, तो उस हिसाब से कंफर्म है ये साइक्लिक है, क्योंकि अगर ओपन चेन कंपाउंड होता, तो ओपन चेन में 4 कार्बन के लिए या तो हाइड्रोजन कितने होते हैं, 8 डबल, या तो कितने होते, C4H डबल +2 10, है ना, या तो C4 डबल -2 यानी 6 होता है। तो या तो ये अल्काइन है या तो साइक्लिक, बट उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि भाई साइक्लिक आइसोमर ढूंढना, साइक्लिक ओपन चेन के लिए नहीं जाना है। तो 4 कार्बन का साइक्लिक आइसोमर तो एक तो देखो यही बन जाएगा ना। बट अगर आप ओपन चेन रखो, मतलब क्लोज चेन में सारे सिंगल बॉन्ड रखोगे, तो हर एक कार्बन पे 2 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो उस हिसाब से C4H8 होना चाहिए, जबकि इधर C4 क्या दिया है, H6 दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कम से कम एक क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो उस हिसाब से हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। साइक्लिक में या तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, 3 समझो रिंग में कार्बन ले लेते, और एक कार्बन रिंग के बाहर, फिर भी हाइड्रोजन देखो काउंट करते हो कितना, इधर 3 आएगा, इधर एक आएगा 4, और इधर 2 6 2 8, तो ये C4H8 हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी एक क्या लेना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। तो मान लो एक डबल बॉन्ड इधर ले सकते हो। अगर डबल बॉन्ड इधर लिया है, तो आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो इधर आ रहा है, तो पोजीशन 1 2 3 बताओगे। बट अगर हम 3 कार्बन ऐसे ले, और मिथाइल ग्रुप इधर ले, और डबल बॉन्ड इधर ही ले ले, ऐसे, तो उस हिसाब से भाई तुम्हारा ये देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग हुए ना। ये मान लो स्ट्रक्चर में इसको बी बता रहा हूँ, ये बी है और ये सी है। तो देखो दोनों स्ट्रक्चर अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि इधर देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल, और इधर डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल। ये 3 आइसोमर हो गए। तो मान लेते हैं इसको, ये हमारा ए हो गया, तो ये 3 तो अलग हो गए। चौथा आप ऐसे भी ले सकते हो, कैसे, 4 कार्बन की चेन है, तो ये चारों कार्बन अगर यूं लिखे जाते हैं ऐसे, तो हाइड्रोजन काउंट करो, देखो इधर कितना आएगा, 1,
इधर दो तीन, एक चार, और इधर कितने आएंगे, छह। तो एक आइसोमर आपका ये भी बन सकता था। सही है। तो ये तुम्हारे चार साइक्लिक आइसोमर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो और कुछ पॉसिबल है क्या? तो यहाँ पर एक बार देख लो, और कोई आइसोमर भी पॉसिबल है क्या? एक ऐसा भी कर सकते थे ना, ये देखो, तीन कार्बन, अगर एक मिनट, तीन कार्बन ऐसे ले इन द चेन, और चौथा कार्बन बाहर रखें, और जो डबल बॉन्ड है वो भी बाहर रखें, ऐसा। तुम्हारा जो ए और बी स्ट्रक्चर था उसमें डबल बॉन्ड देखो अंदर थे, सी में भी डबल बॉन्ड अंदर था, और यहाँ हम अगर डबल बॉन्ड इसको बाहर ले लें ऐसे, तो एक मिनट, तुम्हारे डबल बॉन्ड यहाँ बाहर ले लें, तो देखो ये स्ट्रक्चर भी सबसे अलग हो गया। तो इस तरह से टोटल यहाँ आइसोमर्स कितने बन रहे, पांच। तो पहला जो आइसोमर ए था उसमें चारों कार्बन रिंग में थे, और एक डबल बॉन्ड था। बी और सी में तीन कार्बन रिंग में थे, एक बाहर था, बट डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग थी। जो तुम्हारा ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा, ये जो डी है, मतलब मैं इसको अगर डी बोल दूं और इसको ई बोल दूं, तो डी में क्या था, डबल बॉन्ड जो है वो रिंग के बाहर आ गया, और ई में क्या हो गया, यू आर गेटिंग ऑल कार्बन एट, दे भी साइक्लिक है बट यहाँ पे दो साइक्लिक चेन आ गई। इसको एक्चुअली बाई साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, बट इसमें कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करोगे तो C4H6 बैठ रहा है। तो ये भी एक आइसोमर बन रहा है। तो इस तरह से टोटल आइसोमर्स आप कितने काउंट करोगे, पांच। ठीक है। इसमें बोला था कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी भाई, पेरेंट चेन कौन सी है, तो देखो कौन कौन से कार्बन ले सकते हो, ये एक ले सकते थे, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। और कोई लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है क्या, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, इधर नहीं बैठ रहा है। इधर देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये भी आठ कार्बन बैठ रहे हैं। और इधर कितना बैठ रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ, तो इधर भी आठ है। तो आठ और आठ कार्बन की चेन आप ले सकते थे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द parent carbon chain we can count how many, एट। समझ गए? यही क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, बाकी तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए रहेंगे। तो इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे यहाँ पर। नीट का क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं, अगर कुछ डाउट है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ये नीट का क्वेश्चन पेपर, तो इसमें तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया। बाकी तो कोई क्वेश्चन में इतना, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझाया ही है, फिर भी एक बार देखना है तो देख लो। अब इससे देखो, ये क्या बोला, पेंट टू इन फोर वायनी, तो पेंट टू इन और फोर वायनी बोल रहा है ना, तो वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, तो पेंट टू इन बोल रहा है, और फोर वायनी बोल रहा है, टू इन थ्री फोर, फोर वायनी बोल रहा है। ठीक है। तब देखो इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने और sp2 कितने हैं, देखो, ये जो तुम्हारा पहला कार्बन है ये वाला, ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो ये तो sp3 हो गया। ये डबल बॉन्ड है ना इसके साथ, तो sp2 है। ये भी डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 है। ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो ये sp हो गया। ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये बी sp, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड में देखो, जो एडिशनल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है ना, तो इधर एडिशनल बॉन्ड देखो कौन कौन सा है। एक तो यहाँ पर एडिशनल बॉन्ड है, तो इसमें एक पाई बॉन्ड इधर है। इसमें दो एडिशनल बॉन्ड है, तो इसमें दो पाई बॉन्ड है, बाकी सिग्मा है। तो पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, तीन हो गए ना, सीधे सीधे तीन पाई बॉन्ड है। बाकी सिग्मा देखो, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने होंगे, तीन, तो तीन सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए, प्लस ये वाला है एक, थ्री प्लस वन,
इस कार्बन के साथ देखो एक हाइड्रोजन आएगा, बिकॉज एक बॉन्ड 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक हाइड्रोजन है तो वो भी सिग्मा होगा। यहाँ एक पाई था और एक सिग्मा था, तो एक सिग्मा यहाँ हो गया। इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन, वो सिग्मा, और ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो। फिर इस कार्बन के साथ तो कोई हाइड्रोजन नहीं आ रहा, बट इसमें 2 पाई बॉन्ड थे, एक सिग्मा था, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो वो भी सिग्मा है। तो सिग्मा देखो कितने हुए, 3 + 1 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बाकी ये पाई बॉन्ड हमने लिखा है। तो 10 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं ना, 5 6 और इधर 4, तो 10 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है, 10 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड, 10 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखो आराम से काउंट कर सकते हो। बाकी ये कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया। आइसोमर ऑफ इथेनॉल बोला है ना, इथेनॉल मतलब क्या होगा, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और उसके साथ एक OH ग्रुप होगा ना, तो इथेनॉल बोला है, इसका मतलब क्या होगा, 2 कार्बन और उसके साथ OH, बाकी हाइड्रोजन देखो इधर 2 और इधर 3, तो टोटल कार्बन कितने, 2, टोटल हाइड्रोजन कितने, 6, और ऑक्सीजन कितना, 1। तो अल्कोहल का आइसोमर क्या है? ईथर लिख सकते हो ना। देखो 2 कार्बन है तो ये ईथर बन गया। इसमें कार्बन काउंट करो, कितने, 2 कार्बन, टोटल हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। तो अल्कोहल का जो आइसोमर होता है वो आप ईथर लिख सकते हो। तो अल्कोहल का आइसोमर ईथर, तो इथेनॉल था, तो उसका आइसोमर आप क्या लिख सकते थे, ईथर। बट डाई मिथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर भाई, आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना। तो इसके पास 2 कार्बन, इधर डाई इथाइल बोला तो 2 + 2 4 कार्बन हो गए, ये थोड़ी ना उसका आइसोमर होगा। तो यही उसका आइसोमर हो सकता था, डाई मिथाइल, क्योंकि यहाँ ही 2 कार्बन। देखो मिथेनॉल नहीं हो सकता, क्योंकि इथेनॉल में 2 है, मिथेनॉल में एक ही कार्बन, तो मिथेनॉल उसका आइसोमर नहीं हो सकता था। इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का मतलब होता है देयर आर 2 OH ग्रुप ऑन 2 एडजेसेंट कार्बन। 2 OH मतलब वहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और इथेनॉल में ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता था। बाकी तो इसमें इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे नहीं, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हो। बाकी RF वैल्यू का तो कॉन्सेप्ट समझा दिया, और मूवमेंट के हिसाब से कैसे पहचानना है वो आपको बता दिया। जैसे इल्यूशन पूछा है ना भाई, सबसे पहले कौन बाहर आएगा बताओ। देखो B सबसे नीचे है, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा है ना, बाइंडिंग ज्यादा है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। C बीच में दिया और A सबसे ऊपर है, तो इसमें सबसे पहले कौन बाहर आएगा, A आएगा, उस हिसाब से A सबसे पहले। तो मतलब A और B में से कोई एक ऑप्शन होगा। सबसे लास्ट कौन आएगा, B आएगा, तो सबसे लास्ट B। तो पहला ऑप्शन सही था। क्लियर है? चलो, अभी अगर ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट का हो गया ना, CET। CET वाले में कोई क्वेश्चन अगर डाउटफुल है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज इसमें तो कुछ लग तो नहीं रहा है डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन थोड़े सिंपल थे। अगर आपने सीरियसली सॉल्व किए होंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, ये वाले स्ट्रक्चर को देखो। इसका जो IPC ने पूछा है, तो देखो ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक है, तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन की चेन है, 7। तो 7 मतलब हेप्टेन हो गया, तो हेप्टेन के ऑप्शन सभी दिए, ठीक है। साइक्लिक है तो साइक्लोहेप्टेनॉल हो गया, साइक्लो साइक्लो सब दिए, ठीक है। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करें, तो तुम्हारा अल्कोहल पहले कार्बन पे आ जाएगा, तो साइक्लोहेप्टेनॉल 1 पे वो हो गया। उसके बाद फिर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 और 3, थर्ड पे इथाइल आ जाएगा, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पे मिथाइल आएगा। तो ये 3 पे है तो 4 5 6, 3 + 6 9 आएगा। और अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो 3
4 5 6, तो 9 तो यहाँ से भी आ रहा है, तो पहले कौन आएगा, किसको प्रेफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप तो चलो पहले ही कार्बन पे आ रहा है, उसका तो कुछ इशू है नहीं। तो इधर से अगर राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो इथाइल पहले आएगा, और लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे मिथाइल पे, तो कौन पहले आएगा? देखो लीस्ट एडिशन रूल का तो दिक्कत है नहीं, इधर 3+6, इधर भी 3+6, 9 आ रहा है। तो यहाँ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से फिर जाएंगे। तो जब हमारा लीस्ट एडिशन रूल फेल हो जाता है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? इथाइल पहले आएगा ना, तो भाई पहला प्रेफरेंस इथाइल को मिलेगा, तो 3 इथाइल जाएंगे, और फिर 6 पे मिथाइल आ जाएगा, तो 3 इथाइल 6 मिथाइल। साइक्लिक है तो साइक्लो, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, अल्कोहल है तो तो तुम्हारा बी ऑप्शन है। क्लियर है? बाकी क्वेश्चंस देख लो, अगर कोई डाउट होगा तो आप क्लास में पूछ लेना। इतने कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट थे जो आपको पूछे गए थे, बाकी तो सिंपल थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, बट स्टिल इफ यू फील एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क इन द क्लास। ऑल द बेस्ट, बट prepare all the topics thoroughly. Concepts are very very important. If you do any topic with the concept, then it becomes easier. अगर आप ऐसे रट्टा मारने के चक्कर में पढ़ोगे देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, एंड at least I hope you must have solved question paper properly. Still, if you feel कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा है या डिफिकल्ट जा रहा है तो आप क्लास में पूछ लेना। ओके, चलो स्टॉप करें। चलो बाय बाय, गुड नाइट।